स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने लेजर के रिगार्डिंग कुछ बात की थी। एक एग्जांपल हम लोग कर रहे थे, एग्जांपल नंबर 3। और मैंने कहा था कि किस तरह से हमें उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करना है, किस तरह से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। और मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट भी बनाया था। आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो देखिए, जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था तो सबसे पहले जो हमने कॉलम मेंटेन किया था, सबसे पहले जो हमने कॉलम मेंटेन किया था वो कॉलम कौन सा था? वो कॉलम था सीरियल नंबर। सबसे पहले जो कॉलम था वो कौन सा था? सीरियल नंबर का आपका फर्स्ट कॉलम था। अब उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा? तो नेक्स्ट कॉलम की बात कर रहे थे। नेक्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग जितना भी पोर्शन अपना है, जितना भी अपना पेज रिमेनिंग है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट अपना टोटल एसेट्स का होगा और सेकंड पार्ट अपना टोटल लायबिलिटीज का होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले टोटल एसेट्स और इस जगह मैं लिखता हूं टोटल लायबिलिटीज। इज दिस क्लियर? अब मैंने कहा था ये हम जो बनाएंगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में ही चलेगा। इसका मतलब मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं इसके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इस लाइन को हम पास में इक्वल दूसरे लाइन के साथ बना रहे हैं और यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लिखना है। कौन सा साइन लिखना है? इक्वल का साइन लिखना है। Why? Because total assets is equal to total liabilities. अब मैंने कहा था कि ऐसे कौन कौन से कॉलम है जो हमें एसेट्स में ड्रॉ करने होंगे, बनाने होंगे, और ऐसे कौन कौन से कॉलम हैं जो हमें लायबिलिटीज के अंदर बनाने होंगे। तो किस तरह से हम बनाएंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। कल की थी बात हमने, तो अपना सबसे पहला जो कॉलम हमने बनाया था, किसका बनाया था? कैश का। और कैश के साथ मैंने एक और वर्ड मर्ज किया हुआ है, साथ में रखा हुआ है, और वो कौन सा है? बैंक। कैश का ट्रांजैक्शन हो, बैंक का ट्रांजैक्शन हो, हम उसे इसी कॉलम में लिखेंगे। देन नेक्स्ट की हमने बात की थी और वो था अपना स्टॉक। स्टॉक भी क्या होता है? स्टॉक भी करंट एसेट्स होता है। स्टॉक के बाद हम बात करेंगे डेटर्स। स्टॉक के बाद हम बात करेंगे डेटर्स और डेटर के साथ हम लेंगे बीआर। ये बीआर क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका बीआर हो गया। इसके बाद हम लेंगे फिक्स्ड एसेट्स और लास्ट में हम लेंगे यहाँ पर अदर। इस तरह से हमने एसेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? हमने एसेट्स को 5 पार्ट में, आई मीन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैश और बैंक को साथ रखा है, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, फिक्स्ड एसेट्स, अदर्स। अब ये जो पार्ट हमने किए हैं, ये तो किसके पार्ट है? ये जो पार्ट किए हैं वो किसके पार्ट है? ये टोटल एसेट्स के पार्ट हैं। इसी तरह से हम लायबिलिटीज के भी पार्ट करेंगे कि लायबिलिटीज में अकाउंटिंग सिस्टम के वे में हमें कौन कौन से कॉलम बनाने होंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था लास्ट डे कि लायबिलिटीज में सबसे जो पहले अपना कॉलम हम बनाएंगे उसका नाम होगा कैपिटल। कौन सा नाम होगा? कैपिटल उसका नाम होगा। कैपिटल के बाद आगे बढ़े तो अपना अगला जो कॉलम है उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर। साथ में हम लोग बीपी लिख लेते हैं।
क्लियर। और मैंने यहाँ पर भी लास्ट में क्या लिखा है, अदर्स। यहाँ पर भी मैंने लास्ट में क्या कॉलम बनाए हैं, अदर्स का कॉलम बनाया है इस तरह से। मैंने ये भी कहा था कि आपको जो नीड होती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो हम आगे भी कुछ कॉलम और ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज के लिए मैंने कहा था कि लोन, हम लोन का भी बना सकते हैं, पर लोन पर्टिकुलर ईयर में बार बार तो हम लेते नहीं हैं, कभी कभार लेते हैं, इसलिए हम उसको किसमें यूज कर सकते हैं, अदर्स में यूज कर सकते हैं। तो आपको लगे कि आपका स्पेस है तो आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। इज दिस क्लियर? इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया। अब इसमें हम वन बाय वन करके जो अपना थर्ड एग्जाम्पल था उसको हम लिखेंगे। और इसमें सबसे फर्स्ट में जो अपना ट्रांजैक्शन था वो क्या था, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड। हमें ज्यादा डिटेल नहीं देनी है, शॉर्ट वे में हमें लिखना है कि हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं वो किस मैटर का है, वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो हमें लिखना है। इज दिस क्लियर? अब अपना जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वो क्या था, अपना जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वो क्या था, हम उसकी बात करेंगे। तो अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन था कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ये अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन था। और मैंने बताया था कि बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम लोग लिखेंगे, इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम लोग लिखेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताइए, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट पड़ेगा, सोच के जल्दी से बताइए कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, जल्दी से सोच के बताइए। बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, या बताइए। कैश पे और कैपिटल पे, वेरी गुड। तो अपना कैश बढ़ जाएगा, कितना अमाउंट है, आपका बुक है, कल वाला एग्जांपल है, कितना अमाउंट है बताइए जल्दी से, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि आपका बुक है या नहीं है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6 लाख। तो यहाँ कैश में भी कितना आएगा, 6 लाख आएगा। कैश के साथ कैपिटल भी अप हुई है, कैपिटल भी बढ़ी है, तो यहाँ पर भी 6 लाख आएगा। इस ट्रांजेक्शन में आएंगे, बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रांजेक्शन के अंदर स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं था, फिर एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं था, अदर भी नहीं था, यहाँ इक्वल इतना ही है, यहाँ भी इफेक्ट नहीं था, यहाँ भी इफेक्ट नहीं था। इट मींस हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि टोटल एसेट्स भी कितने की होगी, उसका सम करके चेक करेंगे, टोटल एसेट्स भी कितने की हो रही है, 6 लाख की है, 6 लाख प्लस 0 0 0 0 6 ही रहेगा। और लायबिलिटीज में केवल कैपिटल में 6 लाख है, तो यहाँ भी 6 प्लस 0 0 6 लाख ही रहेगा। इस तरह से अपना ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट जो था हमने इसमें मेंशन किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन है वो क्या था, नंबर सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो क्या था, अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए नंबर सेकंड पे कौन सा ट्रांजैक्शन है, 450,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, 4,50,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, तो पहले हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमने बैंक में 4,50,000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं। अकॉर्डिंग टू यू बताइए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में, आई मीन एसेट्स में और लायबिलिटीज में कहां कहां होगा, जल्दी से बताइए।
बैंक में होगा, कैश में, बिल्कुल सही है। कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, आई मीन कैश प्लस होगा या माइनस होगा, कैश प्लस होगा या माइनस होगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए, हम जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, जब हम लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, तो हमारे पास जो पैसा था वो हमारे पास नहीं रहा, वो अमाउंट कहाँ चला गया, वो अमाउंट बैंक के पास चला गया। इसका मतलब बिजनेस के पास से कम हो गया। फिर से सुनिए, आई रिपीट, हमारे पास जो अमाउंट है, हमारे पास जो पैसा होता है, और जब हम उसको बिजनेस के अंदर, आई मीन बिजनेस का जो अमाउंट है उसको हम लोग बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देते हैं, जमा करा देते हैं। तो जब हम अपने पैसे को बैंक में जमा कराएंगे तो अमाउंट हमारे पास से कम होगा, हमारे पास से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कितना कैश कम हो जाएगा, 4,50,000 रुपीज का कैश कम हो जाएगा। लेकिन बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। सपोज बैंक में पहले 3 लाख रुपए थे, हमने 4,50,000 रुपए और डिपॉजिट करा दिए, हमने 4,50,000 रुपए और डिपॉजिट करा दिए। तो पहले से 3 लाख रुपए थे, 4,75,000 और डिपॉजिट कराएंगे, अब कितना हो जाएगा, 7,50,000, 7,50,000 रुपीज। ओके, तो इसका मतलब कैश तो कम हुआ बट बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक भी इसी में लिखा जाता है, कैश और बैंक एक है, तो यहाँ पे प्लस 4,50,000। यदि मैंने पहले भी कहा था कि आपका स्पेस ज्यादा है, तो जैसे मैंने एक ही कॉलम में बनाया है, आप अलग अलग कॉलम भी बना सकते हो। याद रखना है, यदि आपका जगह ज्यादा, स्पेस ज्यादा है, तो आप इनका भी दोनों का अलग अलग बना सकते हो, फिर दोनों को भी अलग कर सकते हो, ठीक है। पर मेरे पास स्पेस इतना ही है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो कैश का बैलेंस तो क्या हुआ, कम हो गया, और बैंक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन कैश का बैलेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इस तरह से हमने ट्रांजेक्शन किया। इस ट्रांजेक्शन से स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, अदर पे भी नहीं आ रहा है, कैपिटल पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, बीपी और क्रेडिट पे नहीं आ रहा है, अदर पे भी नहीं आ रहा है। तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा सही है या गलत है, अभी हम बात करते हैं। तो देखिए, जब पहला इक्वेशन करते हैं तब तो कुछ भी लिखते हैं, सीधे ही नंबर 2 को ले आते हैं। क्यों, बताता हूं अभी। लेकिन जब दूसरा इक्वेशन हो जाएगा तो हम यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, हम क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, और बिल्कुल यहां से एक लाइन लास्ट तक हम बनाएंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहले की बात क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि मुझे फाइल में किसी वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। ऐड करना है तो मुझे एक वैल्यू और चाहिए, सपोज 3 है तो लाइन उसकी बात है, क्या मैं यहाँ लाइन बना सकता हूँ, क्या मैं 5 + 3 करूँ, क्या मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे लाइन नहीं आती है। लाइन कैसे आती है, 5 तो सिंगल है, अब एक और को आने दो, तब हमारी लाइन वहां पे बनेगी। इसलिए हम दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 6 लाख तो पहले से थे, 4.5 लाख आए भी हैं और 4.5 लाख गए भी हैं। इसका मतलब अभी भी हमारा जो कैश बैंक है उसका जो अमाउंट हो कितना रहेगा, 6 लाख रहेगा। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6 लाख, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये हो गया अपना फिर से। यदि आप कैश और बैंक को अलग करते तब क्या होता, तो कैश तो कम हो जाता, 6 लाख में 4.5 लाख ही कम हो जाता, और 1.5 लाख भी बचता। कब, जब आप अलग से कॉलम बनाते, और बैंक आप अलग से बनाते तो बैंक के अंदर 4,50,000 रुपए बढ़ जाता, कैश में से कम हो जाता, बैंक में बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि हमने एक ही कॉलम में दोनों को लिखा है, तो 4.5 लाख रुपए बढ़ेंगे भी और 4.5 लाख रुपए कम भी होंगे। ओके,
इस तरह से हमने अकाउंटिंग बनाया, जो अकाउंटिंग बेसिक हो गया। अब हम लिखेंगे नंबर 3 पे। अब हम लिखेंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 में किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले देखते हैं नंबर 3 पे ट्रांजैक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30,000 का हमने पेमेंट करके 230 की एक प्लांट और मशीनरी परचेज की है। अब ये समझने के लिए हम पहले एंट्री की बात करेंगे, क्योंकि भी आपको एंट्री अच्छे से आती है, जब एंट्री अच्छे से आती है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंटिंग क्वेश्चन में। तो मैंने मैं यहाँ पर एंट्री समझा रहा हूँ कि एंट्री क्या बनेगी। देखिए एसेट्स कितने की थी, 2,30,000। एसेट्स का नाम क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। इसको मैं मिटाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए मैं यहीं पे इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप लोग किस तरह से एंट्री करेंगे। अब 2,30,000 की मशीन थी ना, तो हमने सारा पैसा एक साथ नहीं दिया है। हमने जितना भी अमाउंट था 2,30,000 रुपए का, वो सारा अमाउंट एक साथ नहीं दिया है। क्या एक मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी डाउन पेमेंट का नाम सुना है? जल्दी से बताइए, क्या आपने कभी डाउन पेमेंट का नाम सुना है? क्या आपने कभी डाउन पेमेंट का नाम सुना है? वेरी गुड। क्या आप जानते हो कि ये डाउन पेमेंट होता क्या है? तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि डाउन पेमेंट क्या होता है। हम जब व्हीकल आते हैं, गाड़ियां लाते हैं, और जब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता है तो कुछ पैसा हम उसी टाइम देके आते हैं, सेम टाइम देके आते हैं, और जो बाकी अमाउंट है तो हम इंस्टॉलमेंट में धीरे 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 पेमेंट करते रहते हैं। तो जो पैसा, जो अमाउंट हमने सेम टाइम दिया है, खरीदने के दिन दिया है, उसी को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। हिंदी में कहते हैं शीघ्र भुगतान या तत्काल भुगतान। डाउन पेमेंट यानी शीघ्र भुगतान या तत्काल भुगतान हम कहते हैं। तो हमने क्या किया कि 2,30,000 की मशीन या प्लांट मशीन जो थी, उसमें 30,000 रुपए तो हमने क्या कर दिया, कैश दे दिया। 30,000 हमने क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो क्या अब आप डाउन पेमेंट के बारे में जान गए? समझ में आ गया डाउन पेमेंट क्या होता है? क्या अब आपके समझ में आ गया है कि डाउन पेमेंट क्या होता है? वेरी गुड। जो भी हम गाड़ी व्हीकल कुछ भी लाते हैं, मकान भी खरीदते हैं, तो कुछ अमाउंट जो हमें सेम टाइम देना पड़ेगा, उससे ही हम कहते हैं डाउन पेमेंट, तत्काल भुगतान। उसके बिना तो आपको कोई कुछ देगा ही नहीं। तो देखिए अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे। तो हमने क्या, जो 2,30,000 के एसेट परचेज की थी, कंप्लीट की अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट क्या कैश में दिया है? क्या हमने सारा अमाउंट कैश में नहीं दिया है। हमने उसमें से केवल 30,000 रुपए तो हाथों दे दिए, तो बाकी पैसा बाद में देंगे। अब एंट्री देखना बनती है, हमारे पास क्या आएगा, मतलब बिजनेस के पास क्या आएगा, जल्दी से बताइए फास्टली। हम प्लांट और मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के पास क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो बिल्डिंग के पास आएगा प्लांट एंड मशीनरी। क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। ये बिल्डिंग के पास आएगा। बिल्डिंग के पास क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी आएगा। ठीक है। अब प्लांट और मशीनरी कितने का था? 230 रुपीज, 2,30,000 का था। 2 में क्या आएगा बता सकते हो आप मुझे? 2 में क्या आएगा? 2 में क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? चलो मान लेते हैं 2 में कैश आएगा, बट कैश में कितना अमाउंट आएगा? लेकिन कैश में कितना अमाउंट आएगा? क्योंकि 2,30,000 की हमने मशीन खरीदी है और
पेमेंट तो केवल 30 ही दे रहे हैं, तो कैश में कितना आएगा? कैश में आएगा केवल 30,000। अब अकाउंट्स ये कहती है कि हमेशा जब भी आप एंट्री करोगे तो जितना अमाउंट डीआर में आता है उतना ही अमाउंट सीआर में भी आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप जो एंट्री कर रहे हो वो गलत है। तो हमें अब सीआर साइड में जो बाकी अमाउंट है वो भी लिखना है। तो क्या आप ये भी बता सकते हो कि वो जो बाकी अमाउंट है वो किस नाम से लिखेंगे? एंट्री तो बराबर हो नहीं रही, इक्वल हो नहीं रही। ऊपर आपका 2,30,000 रुपए जो है वो कार्ड मशीन का आ गया, नीचे कैश का आ गया। एंट्री कहाँ इक्वल हो रही है? अभी भी 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो किस नाम से आएगा? चलो मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जिस व्यक्ति से उधार खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, और जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला मेरा प्रश्न फिर से सुनना, जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। यही आपका कंसेप्ट है, यही आपकी एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। देखिए स्पेलिंग भी गलत है और वो भी गलत है। देखिए मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनना और लिख लेना। आपको लगे कि हाँ ये लिखने का मैटर है तो आपको क्यों लिख दो, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। जिस व्यक्ति को उधार माल या संपत्ति बेचते हैं, जिस व्यक्ति को उधार माल या संपत्ति बेचते हैं उस व्यक्ति को हिंदी में तो कहते हैं देनदार। क्या बोलते हैं? हिंदी में तो कहते हैं उसको देनदार। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? देनदार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेटर्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? डेटर्स। तो डेटर कौन होता है? जिसको फर्म उधार माल या संपत्ति बेचती है। तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि हमने उसको उधार माल बेचा है या उसको हमने उधार संपत्ति बेची है तो वो हमेशा कौन होगा? वो होगा देनदार, डेटर्स, ग्राहक। क्या अब बात समझ में आ गई? क्या अब बात समझ में आ गई? अभी मैंने तो देनदार की बात कही है कि जिस व्यक्ति को हम लोग उधार माल या संपत्ति, कंडीशन क्या है? उधार होना चाहिए। उधार जिसको बेचेंगे वो तो कौन होगा? देनदार। ठीक है, लेकिन फर्म भी तो किसी से उधार खरीद सकती है। लेकिन फर्म भी तो किसी से उधार खरीद सकती है। तो जिसको फर्म ने बेचा वो देनदार हुआ, लेकिन जिससे जिससे फर्म ने उधार खरीदा वो कौन होगा? तो उसको हम बोलेंगे, ध्यान देना, उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में तो कहेंगे उसको हम लोग लेनदार। क्या कहेंगे? लेनदार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। क्या बात समझ में आ गई? जिस व्यक्ति को उधार बेचेंगे वो कौन हुआ? डेटर। जिससे उधार खरीदेंगे वो कौन हुआ? क्रेडिटर। ठीक है, क्या अब दोनों की बात समझ में आ गई आपकी कि देनदार आई मीन डेटर कौन होता है, लेनदार आई मीन क्रेडिटर कौन होता है? आई थिंक अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे डेटर लिखना होगा या क्रेडिटर, आई मीन लेनदार लिखना होगा या देनदार? स्पेलिंग देखिए, CREDITORS, क्रेडिटर। क्रेडिट होता है ना, उसके आगे आपको ORS लिखना है, क्रेडिटर। डेटर्स DEBTORS, बी साइलेंट है, इसमें डेटर बोलते हैं, डेबिटर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड, यहाँ क्या लिखेंगे लोग? यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए आ जाएगा। वेरी गुड। क्या अब आपके ये एंट्री समझ में आ गई है? रिप्लाई मी
क्या अब आपकी ये एंट्री समझ में आ गई है? वेरी गुड। अब इस एंट्री को किस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बताएंगे, इसका किस तरह से हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में लेखांकन समीकरण इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज, प्लांट एंड मशीनरी परचेज। अब इसका इफेक्ट कैश पे आएगा, लेकिन कैश पे कितना इफेक्ट आएगा? केवल 30,000 रुपए का। ये सीआर में है, मतलब आया या गया। डीआर में होता है तो आता है, और सीआर में कैश होता है तो वो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश में तो हमारे पास से 30,000 रुपए कम हो जाएंगे। कैश में हमारे पास से 30,000 रुपए कम हो जाएंगे। 30 तो हम देके आए। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि माल बेचते और माल खरीदते, माल बेचते या माल खरीदते, तो आपका स्टॉक इफेक्ट होता, स्टॉक पे प्रभाव पड़ता। पर संपत्ति का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता। वो तो कहाँ पे है? फिक्स्ड एसेट्स है। हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है ना। फिक्स्ड एसेट्स का इफेक्ट तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। डेटर पे इफेक्ट नहीं आएगा, इस पे इफेक्ट आएगा। हमारे पास एसेट्स कितने की आ रही है? एसेट्स हमारे पास 2,30,000 रुपए की आ गई है। मतलब अब हमारी संपत्ति जो है वो कितने से बढ़ गई है? हमारी संपत्ति कितने से बढ़ गई है? हमारी संपत्ति 2,30,000 रुपए से बढ़ गई है। अदर में कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे एंट्री में कैपिटल का नाम भी नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए कि हमारी एंट्री में किसका नाम दिख रहा है? क्रेडिटर। और हमारे फॉर्मेट में भी किसका नाम है? क्रेडिटर। इसका मतलब इस एंट्री का इफेक्ट क्रेडिटर के ऊपर भी हो रहा है, लेकिन कितने से? 2 लाख रुपए से। इस तरह से ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया है। अब हम हाथों हाथ इसका इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था कि इफेक्ट कैसे आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जितनी भी आपकी एसेट्स होती है उतना ही आपका टोटल लायबिलिटीज का भी होना चाहिए। तो 30 माइनस एसेट्स में और 230 प्लस है, तो ओवरऑल क्या रहेगा? 230 में से 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे। तो लेके आना एसेट्स में जो 2 लेगा, पर लायबिलिटीज में तो पहले से कितना है? 2। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। डिफरेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में जो थर्ड हुआ, तो इसको फिर से क्या करेंगे? इसको फिर से रिकैलकुलेट करेंगे कि इस इक्वेशन से पहले हमारे पास कैश में 6 लाख रुपए का बैलेंस था। कितना बैलेंस था? 6 लाख रुपए का बैलेंस था। लेकिन जब हमने प्लांट मशीनरी खरीदी है तो 30,000 रुपए तो हमने दे दिए। इसका मतलब 30,000 रुपए हमारे कम हो जाएंगे। तो हमारा जो कैश बैलेंस है, अब उसमें कितना अमाउंट बैलेंस पे रहेगा? 570 रहेगा। इसमें कहीं भी स्टॉक इफेक्ट नहीं हो रहा, तो पहले भी 0 था, अभी भी 0 रहेगा। इसमें डेटर भी नहीं था, फिक्स्ड एसेट्स पहले तो नहीं थी, 0 थी ना। इस ट्रांजैक्शन में 2,30,000 से हमारी प्लांट एंड मशीनरी अप हो गई है। इसका मतलब अब हमारा जो प्लांट और मशीनरी है उसका टोटल 230 हो जाएगा, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। कैपिटल 6 लाख थी, अभी कोई अमाउंट आया ही नहीं, तो 6 लाख में 0 ऐड करोगे तो अमाउंट कितना रह जाएगा? 6 लाख ही रह जाएगा। इधर पहले 0 था, लेकिन अब 2 लाख हो गया। अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख। यहाँ भी कुछ नहीं है। अब आप चेक कर सकते हो। और इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे पहले लिखा था न्यू इक्वेशन, तो ये भी क्या है? ये भी आपका न्यू इक्वेशन है। न्यू इक्वेशन को भी चेक करना होगा कि आपको ये सही है गलत है। तो 570 को और 230 को प्लस कीजिए। 5 और 2 7 होता है। 7 एक इधर हो गया, 70 यहाँ से लो, 30 यहाँ से लो, मतलब एक्स्ट्रा और हो गया। इधर तो 8 से हो रहा है, इधर 6 और 2 8 ही होता है। इट मींस हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया वो बिल्कुल
करेक्ट है। इज दिस क्लियर? इस तरह से हमने 3 ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? तो अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि 40,000 कैश में और 45,000 उधार में, आई मीन पेड में हमने गुड्स परचेज किया है। मतलब हमने उधार भी खरीदा है और हमने नकद भी खरीदा है। इस बार जो हम खरीद रहे हैं वो संपत्ति नहीं खरीद रहे हैं, एसेट्स परचेज नहीं कर रहे हैं। इस बार हम परचेज क्या कर रहे हैं? गुड्स। और मैंने कहा था कि गुड्स परचेज करते हैं तो ऑलवेज गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज भी लिखेंगे, बट एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसका नेम यूज करते हैं। परचेज एक्सपेंस है इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा टू कैश। अब देखिए और आप बताइए टोटल कितने का माल खरीदा है, टोटल कितने का गुड्स खरीदा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को, आई मीन ट्रांजैक्शन 4 को आप देख के बताइए कि टोटल कितने का गुड्स हमने परचेज किया है। टोटल कितने का गुड्स परचेज किया है? वेरी गुड, 85। वेरी गुड। तो गुड्स तो हमारे पास 85 आ गया है, लेकिन क्या हमने कंप्लीटली 85,000 रुपीज कैश में पे किया है? क्या हमने कंप्लीटली 85,000 रुपीज कैश में परचेज किया है? नहीं। तो कैश में कितना परचेज किया है? कैश में कितना परचेज किया है? जल्दी से बताइए, कैश में कितना परचेज किया है? आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा है अभी आपकी बुक में। वेरी गुड। तो कैश में कितना किया हम लोगों ने? 40,000। तो फिर बाकी 40,000 45,000 किस नेम से लिखा जाएगा? ये कंसेप्ट मैंने जस्ट अभी आपको इस ट्रांजैक्शन से पहले बताया था। कौन रिप्लाई करेगा कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि जिससे उधार हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। वेरी गुड। इट मींस आपकी कंसेप्ट समझ में आ गया है। जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल या संपत्ति खरीदते हैं उस व्यक्ति को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं लेनदार, देनदार, और इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर। तो इस तरह से ये अपना शिफ्ट आएगा। ये हमने एंट्री कंप्लीट की। एंट्री इसलिए कंप्लीट की ताकि आपकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये आराम से समझ में आ सके। अब देखिए परचेज 85 का किया तो कैश में तो फिर कितना आएगा? 40,000 रुपीज का आएगा। प्लस होगा या माइनस? जब हम कोई वस्तु माल कुछ भी खरीदते हैं तो पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है। इसका मतलब 40,000 रुपीज तो हमारे कम हो जाएंगे। स्टॉक की बात करते हैं। दुकान में जो रखा हुआ माल है, जो कुल मिला के माल है, उसकी बात करते हैं। पहले तो नहीं था, अब हमने उधार और नकद दोनों मिलाकर 85,000 का गुड्स परचेज कर लिया है। तो हमारे स्टॉक में कितने का गुड्स, कितने का माल बढ़ जाएगा? हमारे स्टॉक में 85,000 रुपीज से अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी डेबिट नहीं था, इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी फिक्स्ड एसेट की कोई इफेक्ट नहीं है, अदर भी नहीं है। इस ट्रांजेक्शन में आप चेक करोगे तो कहीं भी कैपिटल का नाम नहीं है, यहाँ भी जीरो आएगा। बट देखिए क्रेडिटर, और यहाँ भी क्या है? क्रेडिटर में यहाँ तो इफेक्ट आएगा। पहले से 2 लाख के थे, अब 45 के और हो गए, अदर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 85 प्लस में है, 40 माइनस में है। 85 में से 40,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45,000 आएगा टोटल एसेट्स में। लायबिलिटीज में तो पहले से ही कितना है? 45 ही है ना। ये तो था पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। अब हम बात करते हैं ओवरऑल। फिर से क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? तो फिर से आपको बनानी होगी लाइन। पहले से केस था 570 का, वो और कम हो गया। अब बताइए हमारे पास कितना अमाउंट हो गया? हमारे पास हो गया 530। स्टॉक पहले नहीं था, जीरो था, पर अब 85 हो गया। तो जीरो में 85 ऐड करेंगे, अब हमारे पास
स्टॉक 85 का हो गया, डेट सर्विस कोएफिशिएंट नहीं है 0 0 0 ही होगा, इसमें भी 230 रहेगा तो भी 0 है, या दोनों में 0 है, या 6 लेके रहेगा। यहाँ पे देखिए इस ट्रांजेक्शन से पहले 2 लाख रुपए के लेनदार थे क्रेडिट थे, अब 45,000 रुपीज से और हो गए। इसका मतलब टोटल क्रेडिटर कितने के हो गए 45,000 की, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। अब इधर आप इसको चेक करोगे और इसको चेक करोगे तो इसका टोटल भी क्या है, इक्वल होता है। आप चेक कर लीजिए, इसका जल्दी से टोटल करके बताइए कितना आएगा। 5 लेख यहाँ पे है, 2 लेख यहाँ पे, जो लेख का कंप्लीट अमाउंट है 5 और 2 70 तो है क्या, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, 60 और ऐड कर दो और उसके बाद आपको ये अमाउंट ऐड करना है, तो ऑब्वियसली टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अब हम किस पे जाएंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हम जाएंगे। और नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो हमने प्लांट और मशीनरी परचेज की थी तो उसके लिए 2 लाख रुपीस चेक से पे कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले प्लांट और मशीनरी परचेज की थी 230 की, बट 30 तो कैश में दिया था ना, उस टाइम पे कितना क्रेडिट था 2 लाख रुपए का, तो ये कह रहा है कि वो 2 लाख रुपए अब हमें चेक से दे दिए। तो यहाँ लैंग्वेज रहेगी अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। 2 लाख चुकाएंगे तो यहाँ 2 लाख कम हो जाएंगे, यहाँ 2 लाख कम हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 लाख कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पब्लिक लोग हमारे फर्म में 2,45,000 मांगते थे, जब हमको हम 2 लाख रुपए दे देंगे तो भविष्य में हमारे में मांगने वाले लोग कितने रह जाएंगे, ओनली 45,000 से रह जाएंगे, जबकि पहले कितने थे 245 थे, 2 का पेमेंट कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना रहेगा, ओनली 45। यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इक्वल हो रहा है कि एसेट्स पर भी माइनस के इफेक्ट आ रहे हैं, लायबिलिटीज भी माइनस इफेक्ट कर रहे हैं, अमाउंट उधर भी 2 लाख है, अमाउंट उधर भी 2 लाख है। फिर से क्या बनाएंगे, फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे, कैश में से 2 लाख को कम करेंगे तो यहाँ पर 3,30,000 आ जाएगा, ठीक है। चेक से पेमेंट किया तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिट टू बैंक, बट कैश और बैंक का कॉलम हम साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए इफेक्ट इसी कॉलम में आएगा। इज दिस क्लियर, बाकी यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा, 80 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 230 रहेगा, यहाँ 0, ये 6 लेके रहेगा और यहाँ पे 45 रह जाएगा। इस तरह से अब आप इसको कंटिन्यूअसली करना, आपको होमवर्क में इसको ऐड कर लेना। इसके अलावा मैं आपको 2 और दे रहा हूँ, ओनली 2 दे रहा हूँ, वह करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।